माँ गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH कश्मीरी मिल्क, लक्स कोजी विमल, पावर्ड बाय राजनिवास इलायची, को पावर्ड बाय वेक्टस HMSI। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने 2014 में खूंटा गाड़ा था काशी में। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 2014 नरेंद्र मोदी ने खूंटा गाड़ा था काशी और कहा था कि ना मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। वो 14 का वो दिन आज 24 तक, अभी भी आज भी नरेंद्र मोदी चाहे 2014 की बात हो, 19 की या 24 की, वही काशी में, काशी की जनता को जवाब दे रहे हैं, काशी की जनता से पूछ रहे हैं। मन मुटाव हो सकता है, खुशी और नाराजगी हो सकती है, लेकिन भागे नहीं हैं, हटे नहीं हैं। माफी चाहता हूं। लोग पूछते हैं और पूछता है भारत कई बार कि भाई इतनी बार आप लोग बहस करते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, आज प्रेम शुक्ला जी हैं, सपा वाले आते हैं, आज भाटी जी हैं, कांग्रेस वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी से क्यों नहीं करते। मैं आज बताता हूं क्यों नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, ये हमारे को कोई शौक है या मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है भाई कि एक वो राहुल गांधी हैं जो अमेठी हार जाते हैं तो दक्षिण वायनाड पहुंच जाते हैं। ध्यान से दीजिएगा, और ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी के घाट से। दीज आर लाइव विजुअल्स, कैन आई हैव दीज आर फुल फ्रेम लाइव विजुअल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फुल फ्रेम रखिए, फुल फ्रेम, मैक्सिमम PIP कीजिएगा, PIP से ज्यादा नहीं शर्मा। और ये लाइव विजुअल्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से, और यही मैं आपको बता रहा था दर्शकों, PIP रखिए। एक कारण है कि राहुल गांधी आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि उन्हें कहां की राजनीति करनी है। जब हम कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है दर्शकों, हम ऐसे ही नहीं कहते। कई दशक हो गए हमें भी राजनीति करते हुए। बात करूंगा मैं बाद में, लेकिन इस समय पूजा जा रही है। PIP हटा दीजिए, फुल फ्रेम। हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आचम्याम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम यपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः सुधि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनादो पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
प्रजायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः हस्ते जलाक्षतभुजपाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः ओम तिथि विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्रीब्राह्मणोनिये द्वितीयप्रारथे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते कदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्दसंवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणीयाम्यगूलः ग्रीष्मऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामाङ्गल्यप्रदमासे शुभे ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्य द्वादश्यायां महापर्वणपुण्यतिथौ भूमवासराणविदायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुणगणविशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रनामः समस्तदेशवासिनां प्रतिनिधिभूतोऽहम् आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त वेदोक्तशास्त्रोक्त पुण्यफल्यप्राप्त्यर्थम् शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम् सर्वत्र यश विजय कीर्तिलाभादि प्राप्त्यर्थम् विशेषतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनयाः श्रीगङ्गादेवी सुप्रसन्नार्थं च अद्य बहुभिः ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नतासनसिद्ध्यर्थम् आदौ गणेशयम्बिकयोः स्मरणं च करिष्ये ॐ मङ्गलानां द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां द्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदम त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन षष्ठ्य स्वगः सुभद्रिकां कम्बेलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अथ ध्यानम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मतां ध्यानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः एतानि पाद्यम् अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि यथ पयस्नानम् ॐ पयः पृथिव्यां पयवो खदे घुपय दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् पयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः पयस्नानान्ते शुद्ध्योदकस्नानम् ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां
शुद्ध्योदकस्नानीयं जलं समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणिम ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बभ्वये श्रियाम् अक्षण्णमीमदन्तसवप्रिया अधूखदा स्तोखद स्वभानवो विप्राणविष्ठयामति जोजान्विन्द्रदे हरे ओखदेः प्रधिमोदध्वं पुष्पवदेः प्रसूवरेः अथवा इव सजिद्वरेर्पेरुधा पारैष्वः काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुघः परुघस्परि हेवाणो दुर्भे व्रदनु सहद्रेण सदेन च नमो विल्मिने जगवजिने च नमो भर्मिने च बरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो धुन्धुभ्याय च हनन्याय च इदं विस्तुर्विजग्रमेत्रे धानि दधे पदम् समूढमसि अपाग्मुसूरे स्वाहा गन्धाक्षतपुष्पाणिं दुर्वाङ्कुराणि बिल्वपत्राणि वा तुलसीदलानिं समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः ॐ अहिरिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जाय हेतिम्बरिबाधमानः हस्तगणो विश्वाभ्ययुणानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसम्बरिबादुप्तिस्वदः सिन्धोरिव प्राध्वणे सुधनासोपादप्रमियः पदयं दिजिह्वाहाद्रितस्य धारा हरुकोणपाजी काष्ठाभिन्दण्डोर्मिभिः पिण्वमाणः सौभाग्यद्रव्याणि सिन्दूराभूषणम् समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः नैवेद्यमा ॐ नाभ्या आसीदं दारिक्षग्गो शेष्णोर्द्यवुः समवर्तता पद्भ्यां भो मृदिता श्रोत्रार्दधा लोकां अकल्पयं न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यां देवं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयमुत्तराभूषणं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनम् आरारदिक्यम ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं नमः शरवोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पूजा अनुष्ठान करते हुए, पूजा करते हुए दशाश्वमेध घाट पर काशी में। ये पहली बार नहीं है, लेकिन जो आज बात हो रही है वो ये, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के भाटी जी हैं, राहुल देव जी हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में काशी में जीते तो उन्होंने एक वादा किया था काशी की जनता से, और यही है जो उनको, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं या जो उनको जो कंपटीटर मानते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री की पोजीशन का, जैसे राहुल गांधी, जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अमेठी में रहना है कि वायनाड में रहना है कि रायबरेली में रहना है, या कल कोई और उन्हें समझा दे कि रायबरेली छोड़ो, बंगाल से जीत जाओ, बंगाल से वहां लड़ लो, वहां भी जीत जाओगे, वहां बेहतर होगा, तो वहां चले जाएंगे। उनका खुद का कोई लोकस स्टैंड है नहीं है, और इसलिए शायद बात होती है कांग्रेस में कोई क्लैरिटी नहीं है। हल्का हल्का ऑडियो आप रखिए जी। प्रेम शुक्ला जी, मेरे को जी। प्रेम जी, देखिए दोनों में अंतर यह है बेसिक ऐश्वर्य जी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वाराणसी में 45,000 करोड़ रुपयों का विविध विकास परियोजनाओं में सन्निवेश हुआ जी। 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ जो है पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ निवेश हुए। 13 करोड़ लोग वहाँ जो पर्यटक पिछले 2 वर्षों में वहाँ पर यात्रा करने के लिए आए। काशी का कायाकल्प हो गया। और वहीं 2 पीढ़ियां, श्रीमान राजीव गांधी भी वहाँ से अमेठी से सांसद रहे, श्रीमती सोनिया गांधी सांसद रहीं, श्रीमान राहुल गांधी सांसद रहे। इनके रहते हुए भी अमेठी को एक जो है जिला मुख्यालय तक नहीं मिला। अमेठी में ये दशा थी कि एक जिला अस्पताल नहीं खुल पाया। अमेठी की ये दशा थी कि 4 करोड़ लोगों को, 4 लाख लोगों को टॉयलेट ब्लॉक्स आदरणीय स्मृति ईरानी के सांसद बनने के बाद मिला। ये स्थिति वहां रही अमेठी में कि सम्राट साइकिल नाम का जो है एक फैक्ट्री जो है श्रीमान राहुल गांधी की राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक्वायर कर लिया और उस पर जो है वहां गेस्ट हाउस बन गया, लेकिन लोगों के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधा केंद्र नहीं बनाया जा सका। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में
आपने काशी कॉरिडोर का निर्माण आप देख ही रहे हैं किस तरह से हुआ है, किस तरह से वहां HPCL का बॉटलिंग प्लांट लगा, देख ही रहे हैं। बनासकांठा की परियोजना के लगने से जो है 3 लाख किसान सीधे लाभान्वित होने की स्थिति में, पूरे क्षेत्र के, बनारस के क्षेत्र के 3 लाख किसानों को लाभ बनासकांठा से होगा। जिस तरह से 8 घाटों का निर्माण पिछले जो है 100 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ था, 8 घाटों का निर्माण जो है वो बनारस में हुआ। बनारस में किस तरह का विकास की गंगा बही है, ये हर कोई भी बनारस जो 2014 के पहले गया हो और आज जाए तो वो उसके समझ में आ जाएगा कि बनारस का कायाकल्प आदरणीय मोदी जी ने किया। और मैं अमेठी के बगल वाले जिले, जब अमेठी सुल्तानपुर की एक तहसील हुआ करती थी, उस सुल्तानपुर जिले का मैं निवासी हूं, वहां का नागरिक हूं मैं। सुल्तानपुर जिले में जब श्रीमान संजय गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े थे तब मेरा बाल्यकाल था। मेरा युवा काल में राजीव गांधी और सोनिया गांधी वहां सांसद रहे, और जब मैं वयस्क हुआ और अधिक तो मैंने पाया राहुल गांधी वहां से सांसद है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से फिर हार गई। मैं बात अभी उस पे आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, देखिए जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश है, जनता का डिसीजन है। अब चाहे वही जनता बोल रही है, और ये लाइव तस्वीरें आ रही है राहुल देव जी काशी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये लाइव तस्वीरें हम बीम कर रहे हैं। लेकिन राहुल देव जी, एक कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। मेरे साथ आनंद विजय जी भी हैं, विजय त्रिवेदी जी भी हैं, भाटी जी भी हैं, लेकिन राहुल जी के पास जा रहा हूं। राहुल जी, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। एक नेता खूंटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, हार जीत सब देखी जाती है। राहुल गांधी के लिए अमेठी नहीं तो वायनाड, फिर वो नॉर्थ और साउथ वाला आया था, यहाँ के लोग ज्यादा समझदार हैं। अब वायनाड छोड़ दिया, रायबरेली आ गए, क्योंकि किसी ने समझा दिया। अब कल को कोई और समझा देगा तो रायबरेली छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे। कल बोलेंगे भाई नई दिल्ली में आ जाओ, यहां से दिल्ली पास है तो यहां से लड़ लेंगे। तो बीजेपी बोल रही है भैया यही तो है ना, कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की क्लैरिटी नहीं है। राहुल देव जी, आपका थॉट। देखिए, हमारी राजनीति में कांग्रेस के हर काम को, हर फैसले को बीजेपी का आलोचना करना उसका धर्म है, और बीजेपी के हर काम और फैसले को कांग्रेस विपक्ष की आलोचना करेगा और उसमें मीन मेख निकालेगा। इसमें नया क्या है? तो इसमें हमें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मोटी बात यह है कि तथ्य क्या है हमारे सामने। तथ्य ये है कि भाई रायबरेली से वो जीत गए, वो वायनाड से भी जीत गए, अमेठी से वो छोड़कर अब आनंद यहाँ बैठे हैं, तो अमेठी के विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे कि वहां पर वो शर्मा जी से कैसे हार गई स्मृति जी, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस को मिल गई। अब उनको ये फैसला करना था, दोनों में से कोई एक ही छोड़ना था, उनको एक रखना था। उन्होंने अपना फैसला किया है। अब इस पर किंतु परंतु दूसरे विपक्ष को लगाने का अधिकार है, वो लगाते रहेंगे, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। नहीं, मैं आपसे तथ्य ये है कि भाई एक बड़ी जीत, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हाउ डू यू सी? क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया जाता है, तो राहुल गांधी का ये शेकी ग्राउंड कि कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, ऐसा तो नहीं सर कि पहले नेता है जो 2 जगह से जीते हो, और 2 जगह से जीते हैं, एक तो छोड़ना पड़ेगा। तो ही हैज टेकन अ प्रैक्टिकल डिसीजन, दैट वाज योर राइट। लेकिन हर डिसीजन का जब आप इतने हाई स्टेक्स हो जाते हैं तो फिर उसकी आलोचना या उसकी छींटाकशी या उसकी कहूं दूरबीन लेके उसका एनालिसिस भी किया जाता है। तो वही हो रहा है राहुल जी। नहीं, ठीक है, हमें यह भी अब थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं कि अटल जी को मैं उतार लेता हूं, उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं हुआ उस समय, अपने समय में बीजेपी के पास। अटल जी ने 5 बार 5 जगह बदली हैं, चुनाव क्षेत्र बदले हैं, शायद ज्यादा भी एक आध हो सकता है, 4 या 5 का तो पक्का है बिल्कुल। अडवाणी जी ने 2-3 बार बदले हैं। कितने बड़े बड़े लोगों ने अपने चुनाव क्षेत्र बदले हैं। जो उस समय की स्थिति होती है उस हिसाब से देखा जाता है। अब हाइंडसाइट में हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ जाते तो शायद और ज्यादा बड़े संख्या से जीतते, मार्जिन से जीतते। हो सकता है कि उनको खुद भी अंदाज न रहा हो कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कितना जनमत है, लोग कितने खिलाफ हैं, कि उनके परिवार के एक बिल्कुल जिसके कोई राजनीतिक उस तरह से चुनावी राजनीति कोई अनुभव नहीं, ऐसा गांधी परिवार का एक सहयोगी वहां पर आसानी से जीत गया और बड़ी जीत उसने हासिल की स्मृति ईरानी पर। इसका अंदाज हो सकता है कि अगर कांग्रेस होता तो वो छोड़कर रायबरेली नहीं जाते, तब ये होता कि रायबरेली से कौन लड़ेगा। तो ये तो किंतु परंतु ये नहीं होता तो ऐसा होता, वो होता तो वो होता, इसका मतलब नहीं है। सीधी बात ये है
कि इन दोनों सीटों पर और उत्तर प्रदेश की कई बड़ी सीटों पर बीजेपी विरोधी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। ओके आनंद जी, हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन बनारस में भी क्या हुआ हम जानते हैं कि एक कितनी बड़ी संख्या से प्रधानमंत्री का बहुमत कम हुआ है, उनका मार्जिन कम हुआ है, आनंद विजय जी, 3 लाख से 1.5 लाख। राइट तो सर, ये बड़े तथ्य हैं हमारे सामने, इन सबका विवेचन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अनंत विजय जी, स्मृति ईरानी अमेठी से हारी, राहुल गांधी, राहुल देव जी कह रहे हैं राहुल गांधी अगर अमेठी से ही लड़ लेते तो मार्जिन और ज्यादा हो जाता जीत का उनकी। तो लड़ लेते ना भैया, भाग क्यों गए? मुझे लगता है अब आप कह रहे हैं कि केएल शर्मा जीत गए और राहुल गांधी हार जाते, वो उनका गलत डिसीजन था, इन हाइंडसाइट कहा जा रहा है। अब ये कैसे पता आपको कि गलत डिसीजन था या रायबरेली? आप कह रहे हैं केएल शर्मा जीत गए, राहुल गांधी हार जाते। मैं तो मुझे मालूम है ना, राहुल गांधी की सारी 3 तारीख को हुई थी और 2 तारीख को अमेठी में रात को बैंकों में जाके क्या हुआ, वो सारी घटनाएं मुझे मालूम है। अभी समय आने पर उसके बारे में भी बोलूंगा कि राहुल गांधी, हो सकता है मैं अमेठी पलायन नाम से किताब लिख दूं। अब तो बहुत जानकारियां हैं जो जनता के सामने अभी नहीं है। राहुल गांधी में अगर इतनी ही हिम्मत थी और इतना ही उनको लगता था कि उनके परिवार का एक गैर राजनीतिक व्यक्ति उसको हरा देगा, ऐसा दम अगर उनके अंदर था, तो उनको अमेठी से चुनाव लड़के देख लेना चाहिए था। ये आत्मविश्वास की कमी थी जो उनको रायबरेली लेकर गई। या ये कहा जा सकता है, जब एक हेतु मजबूत में अभी बात हो रही है, ये भी जा सकता है कि शायद राहुल गांधी एक विरासत को, जो एक राजतंत्रीय लोकतांत्रिक विरासत इस देश में चल रहा है, उसको, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी रायबरेली गए। जैसा कि सोनिया ने कहा भी कि मैं अपनी विरासत आपको सौंप रही हूँ। लोकतंत्र में कोई विरासत होती है क्या? होती होगी तो सीट की विरासत का मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन जो अमेठी से स्मृति ईरानी 1,70,000 वोटों से पराजित हुई, ये तथ्य है। लेकिन अगर उन तथ्यों के विश्लेषण में जाएंगे और ये कहेंगे कि राहुल गांधी वहां से खड़े होते तो 5 लाख से जीत जाते, ये ठीक उसी तरह का दिवास्वप्न है जैसा राहुल गांधी मंच से देख रहे थे कि मेरी बहना यहाँ से खड़ी हो जाती तो मोदी जी पहरा देती, और दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। तो राजनीति में दिवास्वप्न देखने का सबको अधिकार है, देखना चाहिए। एक बात मैं लगातार कह रहा हूं कि विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद लगातार तीसरी बार विपक्ष देश में पराजित हुआ है। जो लोग विपक्ष में संभावनाएं देख रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ठहर कर इस पर विचार करना चाहिए कि इस देश की जनता ने इस विपक्ष को लगातार 3 बार ठुकराया है। डिसएग्री कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर रहा हूं। राहुल देव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्विक, उसके बाद में विजय जी और बाटी जी के पास आ रहा हूं। यस एंड कैन आई बी ऑन एयर? राहुल देव जी क्विक इंटरजेक्शन, मुझे ये विंडो नहीं चाहिए 2 वर्सेस 2 रखो। देखिए, ये तो कौन कहां खड़ा है, किसको कौन पसंद है कौन नापसंद है, इस पर तय होता है कि आपको दिखता क्या। अब सवाल कौन सा बड़ा है? क्या ये बड़ा सवाल है कि स्मृति ईरानी एक मूलतः अराजनीतिक व्यक्ति से हार गई, या ये ज्यादा बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो शायद जीत सकते थे या हो सकता न भी जीतते, वो छोड़कर गए क्यों? सवाल यह है कि मैं अनंत विजय से जानना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि स्मृति ईरानी हारी क्यों, कौन से कारण थे जो उनकी हार का इतना बड़ा वो रहे, वो बताएं। उन्होंने किताब लिखी है, अब इस पर किताब लिखेंगे क्या, क्यों हारी वो? जिस पे किताब लिखनी है लिखे। ओके, 1 वर्सेस 1। क्या उनकी हार का राजनीतिक महत्व कम है? क्या ये छोटी घटना है? अनंत विजय और राहुल देव, आप जानते हैं, और आप अपने मित्र के प्रश्न को दोहरा रहे हैं, मुझे मालूम है। आप उनको भी कहिएगा कि वो सवाल अपने पास रखें, किताब जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। और किताब का नाम आपको बता देता हूं, उसका नाम अमेठी पलायन होगा। ये आपने ठीक कहा कि जो जिधर खड़ा रहता है उसको उधर की पॉसिबिलिटीज ही दिखाई देती, इससे मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि उसी तरह से आप भी देख रहे हैं, उसी तरह से मैं भी देख रहा हूं। कोई तटस्थता का दावा आपने आज नहीं किया, ये मुझे अच्छा लगा, और आपने इस बात को स्वीकार किया कि जो देखना चाहता है वही लोग देखता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं आज की इस पर किताब लिखी जाएगी। मुझे आपके ऊपर ना कुछ कहना है ना आप, मैं चाहूंगा आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करें, मुझे या किसी पे भी। मैंने एक बड़ा सवाल पूछा है, क्या स्मृति ईरानी का, एक मिनट, अरे बात सुनो पहले, क्या आराम से
बोथ ऑफ यू आर टू सीनियर। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। आप दो वरिष्ठ लोग हैं जी, थैंक यू। बड़ा सवाल क्या है, क्या स्मृति ईरानी का एक मूलतः अराजनीतिक व्यक्ति से अमेठी में हारना, उसका राजनीतिक महत्व कोई है या नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक संदेश है या नहीं है, या इसका कोई मतलब नहीं है? ठीक है, हार जीत लगी रहती है, इसको कैसे देखेंगे आप? मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं, मुझे ज्ञान दें कि ये हार कैसे हुई और क्यों। सर उस पे पूरा 1 घंटे का डिबेट करेंगे। आप एक बात ये बता दीजिए राहुल जी, सिर्फ विजय जी को भी 5 साल पहले जब कांग्रेस का अध्यक्ष हार गया था अमेठी से, तो उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ निकाले थे आप लोगों ने? इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर। जनता इस देश में देखिए, इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए हार गया था। तब किस प्रकार के राजनीतिक निहितार्थ पर चर्चा की थी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अनंत विजय जी, राहुल देव जी, अनंत जी, राहुल जी, ये फिर वन हो जाएगा। मैं बाकी सबको थैंक यू बोल दूं क्या? अच्छा बोलिए, जवाब दे रहा हूं, बोलिए सर जल्दी। राहुल गांधी विजय जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अमेठी से हारे, ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी और हमेशा रहेगी, इसमें किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। उसके महत्व को कौन कम करना चाहता है? कांग्रेस का पूरा ढांचा उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है कई दशकों से, इसको कौन नहीं जानता है, कौन इससे इनकार कर सकता है? लेकिन इसी को रिवाइव करने के लिए राहुल देव जी, नाउ आई एम एक्सपेंडिंग द डिबेट, और वो लाइव विजुअल्स काशी से आ रहे हैं, जो आपने कहा ध्वस्त हो चुका है, शायद उसी को रिवाइव करने के लिए विजय जी यूपी में वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वो वापस आ रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत या परेशानी अगर किसी को हो सकती है तो वो भाटी जी के नेता है अखिलेश यादव। बीजेपी तो ओके, बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश दोबारा पावर सेंटर जो था वो और स्ट्रांग हो गया है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एनीवन ऑफ कॉन्सिक्वेंस अपार्ट फ्रॉम गृह मंत्री अमित शाह। और कहीं एक उड़ती चिड़िया मुझे बताती कि गृह मंत्री के भी मन में एक ऐसी ख्वाहिश थी कि वो भी उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ें। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौन सी है वो अनंत विजय जी या आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल बहुत, और ये जो विजुअल्स हैं आज के भी, दे आर वेरी सिंबॉलिक। विजय जी, प्रेम जी को भी लाइए। बिल्कुल ठीक बात है ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति का, खासतौर से संसदीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आज की बात नहीं है, लेकिन अब जब एक साथ इतने बड़े लोग वहां पर हों, हालांकि वो हमेशा रहा है, एक जमाने में इंदिरा गांधी और राजनारायण जैसे लोग भी वहां पर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी भी रहे हैं, वीपी सिंह भी रहे हैं, आज राहुल गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं, प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर रहे हैं। तो ये एक बड़ा केंद्र है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 सीटें वहाँ से आती हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में सरकार बनाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जिस तरह से 2024 के चुनावों से पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही, 2019 में रही, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत पाने में उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत मदद मिली। इस बार उसका नुकसान हुआ तो उससे उसके स्पष्ट बहुमत में थोड़ी सी कमी आई। ये तो एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपका जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की री एंट्री से उत्तर प्रदेश में रायबरेली आने से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परेशानी दूरगामी तौर पर अखिलेश यादव को हो सकती है। आज अभी उनको ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, लेकिन राहुल गांधी जितना मजबूत होंगे, कांग्रेस जितना मजबूत होगी, उसमें अखिलेश यादव जी को परेशानी होगी। एक चीज़ मैं जोड़ दूँ कि ये बात होती रही, आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया। राहुल देव जी जो बात करें वो भी ठीक है ना, कि सभी लोग, एक ज़माना तो ये हुआ करता था ऐश्वर्या कि जितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े लीडर्स लड़ते थे तो ये माना जाता था कि उनका देश भर में एक प्रभाव है और वो देश के नेता हैं। जैसे वाजपेयी जी के लिए जिक्र किया, वाजपेयी जी ने मथुरा से लड़ा, बलरामपुर से लड़ा, लखनऊ से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, विदिशा से लड़ा, ग्वालियर से लड़ा, गांधीनगर से लड़ा। तो 6-6 जगहों से वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा है। आडवाणी जी ने भी गांधीनगर से लड़ा, दिल्ली से चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे लोग हैं जो, इंदिरा गांधी हैं चिकमंगलूर से लड़ी, मेडक से लड़ी, रायबरेली से लड़ी, सोनिया जी है वेल्लारी से लड़ी, रायबरेली से लड़ी, अमेठी से लड़ी। तो सब लोग लड़ते रहे। लेकिन राहुल जी की यात्रा में एक तथ्य के तौर पर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि 2004 में सोनिया जी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। जब 2009 में राहुल जी, भाटी जी, इलेक्टोरल भाटी जी देखिए, सोनिया जी ने अपनी सीट राहुल जी, यू आर राइट, फैक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन भाटी जी 2024 में सर
नहीं प्लीज कंप्लीट कीजिए विजय जी, बात कंप्लीट कीजिए। 2024 में रायबरेली की जब जरूरत पड़ी जी, मैं ये 2 सीटों का महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि राहुल जी की जब एंट्री 2009 में हुई लोकसभा चुनाव के लिए, तो सोनिया जी ने अपनी सीट छोड़ी अमेठी राहुल जी के लिए, ठीक है, वो वहां से जीते। और जब 2024 में भी उनको री एंट्री चाहिए थी, तो सोनिया जी ने अपनी सीट छोड़ी रायबरेली राहुल जी के लिए। तो दोनों बार उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी है और राहुल जी उसको रिटेन नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे कारण होंगे, सबके कारण होते हैं, जनादेश पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रेफरेंस में इसको देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में 50 बार दौरा किया है। बिल्कुल। राहुल जी ने कितनी बार दौरा किया, अमेठी का कितना दौरा किया, अमेठी पर कितना काम किया, ये सब सवाल है। किसने कैसे जीता नहीं जीता, और वो महत्वपूर्ण हार रही कांग्रेस। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कह रहा हूं, किशोरी लाल रोक रहा हूं आपको, सब चीजें मैं बस ये कह रहा हूं जरा भाटी जी, और ये मेरे को ग्रिड पे चाहिए शिशिर। अखिलेश यादव का एक प्रतिक्रिया आई थी, है ना, कि बहुत गहरा है, कोई शिकवा हो गिला, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं, शेरो शायरी आप पढ़ते हैं, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मेरे को बस इतना जरा बता दीजिए, दिक्कत आपके लिए नहीं होगी क्या भाटी जी? क्या गलत कह रहे हैं विजय त्रिवेदी जी कि राहुल गांधी भी यूपी की पॉलिटिक्स करेंगे? अखिलेश यादव तो करते ही यूपी की पॉलिटिक्स है, बाबा ऑलरेडी हैं, तो आप दोनों आपस में लड़ेंगे या आप दोनों मिलके बाबा से लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप समझिए प्रैक्टिकली। आप दोनों एक ही वोट बैंक को शेयर करते हैं और वो डिवाइड हो जा रहा है। भाटी जी, ओनली भाटी जी है वर्सेस 2। नहीं, मैं इतनी तो गारंटी से कह इतनी बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमें अगर किसी बात से दिक्कत होनी है तो प्रेम जी को भी रखिए। भारत और ऐश्वर्य कपूर प्रेम जी चिंता जाहिर नहीं करेंगे। रिपब्लिक भारत और बोलिए भाटी जी। मेरा वाक्य आपने ठीक से सुना नहीं। खैर देखिए अभी विजय त्रिवेदी जी ने जो जहां बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू कर। नहीं आप वहां से मत करो। कहा कि मोदी आप मेरे को ये बताओ। नहीं आपको जो बोलना है बोलो। आप विजय त्रिवेदी जी की बात को छोड़ो, विजय त्रिवेदी जी की बात विजय त्रिवेदी जी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, राहुल गांधी जी यूपी आएंगे तो किसकी पॉलिटिक्स करेंगे? बीजेपी का वोट बैंक तो बीजेपी के पास है, आपका वोट बैंक खाएंगे। आर यू हैप्पी विद इट? नो आर यू कंफर्टेबल विद इट? का सवाल सुन लिया, कृपया फिर जवाब का प्लीज दीजिए सर। जवाब विजय जी का छोड़िए, सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू। लगातार बीच में बोलते रहते हैं तो ना हमारी बात हो पाती, क्योंकि नहीं आप विजय जी की बात को छोड़िए, सवाल का जवाब दे दीजिए। तो कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू सर। मैं नहीं बोलता हूं, अरे भैया मैं सारी बात का जवाब दे रहा हूं। आप इतने मैं कोई पहली बार तो आपके साथ डिबेट में बैठा, अभी तो कह रहा हूं सर। थैंक यू। देखिए मैं अभी पहले एक चैनल दूसरे चैनल पे था डिबेट में, और उससे पहले एक और चैनल पे था। हाँ। आज ये नैरेटिव परोसा जा रहा है उस मीडिया के द्वारा जिस मीडिया को मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थक माना जाता है, कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से अखिलेश यादव को परेशानी होगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दिक्कतें होंगी। ये सुबह व्हाट्सएप मैसेज आया होगा बीजेपी के ऑफिस से, जैसा कि अब ये मीडिया चल रहा है पूरे देश को पता है, और अब आपके ऊपर विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया। अब आपके द्वारा परोसा गया कोई नैरेटिव जनता स्वीकार करती नहीं है। जनता स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगी है। जनता ये समझने लगी है, जनता हमेशा स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अच्छा आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप बोलिए आराम से, प्लीज बोलिए, पहले आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। हम प्रसन्न हैं, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुना है, रायबरेली चुनी है, हम प्रसन्न हैं। समाजवादी पार्टी के काम से कांग्रेस प्रसन्न है। वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें, परेशान मीडिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता था त्रिवेदी जी के सवाल पे कि मोदी जी ने 50 दौरे किए, राहुल गांधी ने नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी अपनी सीट जीते हैं 3,19,000 वोट से। हाँ। और मोदी जी जीते हैं केवल 1,50,000 वोट तो फैक्ट है। आप हमारे इंडिया गठबंधन के 10 नेता मोदी जी से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीते हैं। हाँ। अखिलेश यादव जी उनसे ज्यादा अंतर से जीते हैं। हाँ। डिम्पल यादव उनसे ज्यादा जीती हैं, धर्मेंद्र यादव उनसे ज्यादा जीते हैं, कन्हैयालाल शर्मा भी उनसे ज्यादा वोट स्मृति ईरानी के सामने। हाँ। मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। स्मृति ईरानी तो हार गई। आप चाहते हैं ये प्रूव करना कि मोदी जी का जादू। देखिए भाटी जी, ये तो जनता डिसाइड करती है किसका जादू चलेगा किसका नहीं।
ना आप, ना मैं, ना प्रेम शुक्ला जी, जनता ना ने अनंत ही विजय। decide सुनिए किया तो, है, 1.5 लाख वोट से लेकिन जीते, 4 लाख वोट कम हो गए। अच्छा ठीक है भाटी जी, 5 लाख 5.5 लाख से जीते थे। वो तो रियलिटी है, अब केवल उसे ना आप बदल सकते हो ना प्रेम शुक्ला। मैं नहीं तय कर रहा। भाटी जी का ऑडियो उतना ही तेज आना चाहिए जितना आ रहा है। थैंक यू। ऑडियो कम नहीं, फुल। मैं ये कह रहा हूं भाटी जी, वो बिल्कुल सही है, कौन बदल सकता है? और जनता किस पे भरोसा कर रही है, किस पे नहीं, ये तो जनता पे छोड़ दीजिए, जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव को डीकोड आपसे बेहतर कौन कर सकता है? अखिलेश यादव ने 21 घंटे पहले ये लिखा, इसका मतलब बता दीजिए। आप बहुत बेहतर समझते हैं, ये शेर व शायरी जो आपने शेख जी वाला बोला, ये भी बता दीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर आपने नहीं सुना हो तो। 21 घंटे पहले कल रात को 9:45 पे अखिलेश यादव ने कहा था, बहुत गहरा है कोई शिकवा हो गिला, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। दिस इज एग्जैक्टली 45 मिनट्स आफ्टर। दर्शकों, एग्जैक्टली 45 मिनट बाद जब ये खबर आई थी, उसके बाद ये अखिलेश यादव ने कहा। अब आप बोलेंगे आप कहीं और का कहीं छोड़ रहे हो, आप बोल सकते हो, बिल्कुल आपके पास अधिकार है। अब 37 सीट 36 सीट जीत के आए आप उत्तर प्रदेश में। आपने बीजेपी को आईना दिखाया है और उनको समझने की जरूरत है। वो समझे तो अच्छा है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन जनता डिसाइड करते है। मैं कह रहा हूं भाटी जी, आप भी जानते हैं, जितना मना करना है कर लीजिए। वोट बैंक आपका क्या है और कांग्रेस का क्या है? सेम वोट बैंक है। आप भी जानते हैं, उसको नकार नहीं सकते। मैं केवल दो एग्जैक्ट, आप दो नहीं 4 बात कीजिए और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपको। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी। आप MY कॉम्बिनेशन से आगे आज भी नहीं बढ़े बीच में हो। जो स्वर्गीय नेताजी ने कॉम्बिनेशन बनाया था, आज आप उसी पे हो। और जब कांग्रेस आएगी और राहुल गांधी उसी में से एक Y या एक M ले जाएंगे, फिर क्या जाओगे, कहां जाओगे आप? Y जाएगा नहीं आपसे, M चला जाएगा उधर। वो कर्नाटक और लास्ट इलेक्शन में प्रूव हुआ है। तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत आपको होगी भाटी जी। इसीलिए पूछा जा रहा है। रियलिटी ये है, पत्रकार आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं, इसलिए नकारिए मत सारी चीजों को। बोलिए भाटी जी। कोई सच्चा पत्रकार, कोई सही राजनीतिक समीक्षक, कोई विद्वान व्यक्ति ये आज की तारीख में कह नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण की पार्टी है। समाजवादी पार्टी PDA समीकरण की पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए, कितने OBC को टिकट दिए, कितने मोस्ट OBC को टिकट दिए, कितने SC को टिकट दिए। 2 जनरल सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के प्रत्याशी लड़ाए हैं। 11 महिलाओं को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया है। उनमें से 6 महिलाएं जीत के आई हैं। 6 की 6 पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं हैं। उनमें से आधी विदेशों में पढ़ के आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की केवल 1 महिला जीत के आई है अपने दम पे, हेमा मालिनी जी। भारतीय जनता पार्टी के 67-68% जो लोग जीते हैं वो अपर कास्ट जीते हैं। समाजवादी पार्टी 90% लोगों की पार्टी बन चुकी है। PDA के फॉर्मूले की पार्टी बन चुकी है। प्रेम शुक्ला जी, आप दो जवाब। पार्टी की जड़ें उत्तर प्रदेश विजय जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, आनंद विजय जी आ रहा हूं। के आधार पर और रणनीति के आधार पर आज अखिलेश यादव यूपी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। इस सच्चाई को कोई आंख मूंदना चाहता हो तो उसकी मर्जी, लेकिन सच्चाई ये समाजवादी पार्टी अब उस चीज से बहुत आगे बढ़ चुकी है जिसे लेके बीजेपी के लोग हमें बदनाम करते बहुत अच्छा लगा सर सुन के। करके प्रेम शुक्ला जी जवाब पार्टी के टिकटों का वितरण देखिए और वोट देखिए किस तरह वोट मिला। देखो बीजेपी ने जो किया है उसको तो बीजेपी भुगत रही है, देख रही है। वहां हमने रुचि वीरा को, हिंदू महिला को चुनाव जिताया है। बिल्कुल, रुचि वीरा, अरे बहुत बड़ा महिला को चुनाव जिताया है। ये समाजवादी हिंदू महिला को वोट इलेक्शन जिता के बहुत बढ़िया बात है पार्टी जी। और हमने ये बहुत बढ़िया करा वैसे। हाँ, अरे आप ठीक से सुनता ही नहीं। जहां 52% मुसलमान है भाटी जी, जहां 52 और हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जनरल सीट पे एक दलित को चुनाव जिताया समाजवादी पार्टी ने। बहुत अच्छा किया। हाँ, तो इस समीकरण को समझिए। समझ रहा हूं सर। बदलते माहौल को देखिए, बदलती हवा को देखिए। प्रेम शुक्ला जी, अब मेरे को उठा के 2 वर्सेस 2 लाइए। हाँ, आनंद विजय जी को भी लाइए, विजय जी को भी लाइए, राहुल जी को। अब ऐश्वर्य जी देखिए कैसे अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। 37 सीटें जीतने पर समाजवादी पार्टी का आपने मौका दिया, शर्म पर है। नहीं, सुन लीजिए ऐश्वर्य जी, सुन रहा हूं, लेकिन मौका आपने ने दिया। 73 सीटें जीतकर भी आदरणीय नरेंद्र, नहीं उसी पे पूरा बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं पूरा मैं। 73 सीटें जीतकर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को वो अहंकार नहीं हुआ जो 37 सीट जीतकर श्रीमान राजकुमार भाटी जी की पार्टी को हुआ पड़ा है।
और आप भाटी जी कृपा करके समझ लीजिएगा, गणित समझ लीजिएगा। 1996 में पहला चुनाव समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का लड़ा, 96, 98, 99, 2004, 2009, 14, 19, 24, इन सारे चुनाव में जो आपको कुल सीटें मिली है ना, कुल सीटें, 2 पीढ़ियों को जो कुल सीटें मिली ना, उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 चुनाव में मिली है। 2014, ये अहंकार नहीं है, आपको ये अहंकार नहीं है जो आप कह रहे हो, 98, ये अहंकार नहीं है, नहीं अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण है, अहंकार नहीं है। इसका ये विश्लेषण भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजकुमार भाटी जी के, बताओ तो रासलीला, हम अपनी उपलब्धि बताएं तो करेक्टर ढीला। अरे किसी का कैरेक्टर ढीला नहीं है बॉस, इतना दोगलापन, किसी का कैरेक्टर कम से कम आई कैन वाउच फॉर द पीपल हु आर ऑन द डिबेट, किसी का कैरेक्टर ढीला नहीं है। प्लीज रिलैक्स, हां प्लीज रिलैक्स। दोगला कहकर गाली देने लगे आप, राजकुमार जी आपने धैर्य खो दिया और दोगला शब्द बोलकर गाली देने लगे। ओके ओके, ये दोगला शब्द जो है गाली है, दोगलापन मैं कहना आपको कोई दोगला गाली नहीं होती, कहूंगा। डिक्शनरी उठा के देखो, दोगलापन कोई गाली नहीं है, इतना धैर्य क्यों खो रहे डबल स्टैंडर्ड को दोगला कहते हैं, दोगला गाली, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दोगलापन कहते हैं। ओके 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 दोगला गाली है, आपकी जानकारी के लिए कोई किसी को कोई गाली ना दे, मेरे हाथ जोड़ के है निवेदन, और किसी का कैरेक्टर ढीला नहीं है। कम से कम डिबेट पे भाटी जी, राहुल देव जी, अनंत विजय जी और विजय त्रिवेदी जी, मैं आप तीनों से कह रहा हूं ये बात, ये नहीं जी है। बिल्कुल प्रेम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ। जब आप 5 सीटों पर सिमट गए थे, तब भी हमने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी सफा हो गई। ओके, आप 2 चुनाव 2014, 2019 5-5 सीटों पर सिमट गए थे। भारतीय जनता पार्टी आज भी 33 सीटों पर है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी साफ हो गई। अब आप ताने वापस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कैन आई बोल द 3 एनालिस्ट ऑन एयर नाउ? राहुल देव, विजय त्रिवेदी और अनंत विजय, ऑल 3, ओनली 3 पॉलिटिशियंस आउट फॉर अ मिनट। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों को ये मालूम है सर कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसा राज्य है जहां 1971 में चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति, नेता, मुजफ्फरनगर की सीट से इलेक्शन हार चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश इसी तरह से सबको छोटी छोटी से कहते हैं ना, चूटी काटता रहता है। बॉस, डेमोक्रेसी यही है। लेकिन जो अभी हो रहा है, विपक्ष कह रहा है इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ चेंज। विपक्ष कह रहा है 10 साल जो हो गया, अब ये बदलाव है। बीजेपी कह रही है हेलो, हम एनडीए हैं, हमारे पास अभी भी पूरी ताकत है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है जिनकी पॉपुलैरिटी, हाँ आप कह रहे हो थोड़ी कम हुई है, लेकिन थोड़ी कम में भी आपके पास जो है उससे बहुत ज्यादा है। अनंत विजय जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन दिस। राहुल देव जी बैक। ये तो तथ्य है ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार भाटी जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें तो भाटी जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विपक्ष, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि विपक्ष अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद लगातार तीसरी बार हारा इस देश में। अगर पूरे लोकसभा का चुनाव देखिए तो लगातार तीसरी बार लोकतंत्र में हारना विपक्ष के बुनियादी सिद्धांतों की भी हार मानी जा सकती है। अब कहीं छुटपुट जीत गए, कोई एक राज्य में जीत गया, कोई दूसरे राज्य में जीत गया, वो अलग बात है, वो मसला अलहदा है। कोई एक सीट पे जीत गया, कोई दूसरी सीट पे जीत गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा तो हमारे सामने यही निकल के आता है कि विपक्षी दलों की तीसरी बार करारी हार हुई है। विजय जी को भी लाइए। छोटे और क्षेत्रीय दलों ने बेहतर अवश्य किया, उसे हमें रेखांकित करना चाहिए। लेकिन इससे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर बदल जाएगी, ऐसा मानना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन क्यों विजय त्रिवेदी जी? नहीं, आनंद जी देखिए, ये 10 साल तक, नहीं 10 साल तक, आनंद जी मेरा आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैंने टेक्निकली आपसे रिक्वेस्ट की है। आपकी आधी आवाज आती है, आधी आवाज कट जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑडियो पे होते हैं। सर एक लाइन मेरी गेस्ट टीम को दिया कीजिए ताकि आपका फोन अलग से हम लोग पैच कर सकें, बहुत हेल्प होगी दर्शकों को भी, आपकी आवाज क्लियर जाएगी सर। अभी ओके है सर, कल से विजय जी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, देखो भाई 10 साल हमने बहुत एनालिसिस किया है, माइक्रो एनालिसिस किया है, हमने अब बीजेपी की कमजोरियां पकड़ ली हैं, और जहां जहां हमने पकड़ी हैं वहीं अब हम दबा रहे हैं। और देखो इस बार हम यहां तक आ गए हैं, अगली बार हम और आगे बढ़ेंगे, अगली बार हम और आगे बढ़ेंगे, और इतना आगे बढ़ जाएंगे इन 5 सालों में
कि बीजेपी पीछे आ जाएगी और हम आगे चले जाएंगे। वो कह रहे हैं देखो 10 साल हम समझे हैं, अब हमारे हैं। और अगर बीजेपी ने अभी एनालिसिस नहीं किया और अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया या चलते रहे, जो भी कारण रहे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, सर महाराष्ट्र में अभी असेंबली इलेक्शंस है, जो भी सिचुएशन लग रही है, आपने सब कुछ ले आए। देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में है, एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी हैं, कोई तो बचा नहीं सर। अशोक चव्हाण भी आपके पास है, बचा कौन? बचा कोई है नहीं, फिर भी आपकी ये हालत है। तो कहीं कुछ तो इन प्रिंसिपल गलती हो रही है सर। यूपी में आपके पास बाबा भी हैं, मोदी भी हैं, फिर भी आप नहीं ला पा रहे। भाटी जी की पार्टी 36-37 सांसद ले आती है, तो सर कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है या वो ठाकुरों वाला समस्या हुई है, क्या हुआ है? कुछ तो देखना पड़ेगा विजय जी। ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों में माइक्रो एनालिसिस किया, अखिलेश जी ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, जिसका भाटी जी जिक्र कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी सामने आया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का, मंथन करने का वक्त है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, यदि आप इसमें खुश है तो फिर कोई बात नहीं, किसी को क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 72, जैसे अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि 72 सीटें रही हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप 62 पर आ गए, 73 से 62 पर आ गए। आपने एनालिसिस नहीं किया, शायद उस समय इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, और उसका नतीजा रहा कि आज आप 33 पर आ गए। यदि आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 में 325 सीटें ली थी बीजेपी ने, आप कहां पहुंच गए थे 2022 में? यदि उस दिन भी आप इंट्रोस्पेक्ट करते तो शायद यहाँ पर नहीं आती स्थिति जो अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में आई है। ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप अयोध्या क्यों हार गए, ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि स्मृति ईरानी क्यों हार गई, ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि प्रधानमंत्री का जो वोट है वो इतना कम क्यों हो गया। yes. और ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो गया, महाराष्ट्र में सीटें कम हो गई, गुजरात जैसी जगह पर आप एक सीट कम कर देते हैं, राजस्थान जैसी जगह पर इतना बड़ा हार हो रही है। तो ये सब इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। और यदि आप नहीं चाहते, या जो सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने जो बात कही, अहंकार की, मर्यादा की, सेवक की, प्रतिपक्ष की, चुनाव को युद्ध नहीं समझने की, ये सब भी आपके इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। ये आपके पास मौका है, आप नहीं करना चाहेंगे तो भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपको लगता है कि आप ये बहुत अच्छा किया है परफॉर्मेंस, तो भी बेहतर बात है। भाटी जी को एक बात मैं केवल कहना चाहता हूँ कि वो 2017 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था जब राहुल गांधी जी और अखिलेश जी थे और 2 लड़के यूपी में चुनाव लड़े थे। हाँ सर। और 2019 तक आते आते वो दोस्ती बदल गई थी। तो ये जो 2024 की दोस्ती है, क्या 2027 तक रहेगी? और जो आप शेर का जिक्र कर रहे हो, जो अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हो, उसके क्या मायने, वो तो भाटी जी समझा सकते हैं। भाटी जी समझा नहीं रहे। तो अभी यही अगर धनकौरी जी का शेर होता तो बिल्कुल समझा दिया होता भाटी जी ने, लेकिन अखिलेश यादव का शेर है इसलिए नहीं समझाएंगे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जरा बताइए, आपको भी तो एनालिसिस करने की जरूरत है। गड़बड़ी मौका मैं बार बार कह रहा हूं, आप ही ने दिया है, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो जी, इसीलिए तो वो छत पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं, बोले देखिए कम हो गया सर जी। देखिए, हम लोग तो हार कर जीतने का हमने अभ्यास किया है। आप लोग बाजी कर, हम तो हर हार को भी का विश्लेषण करते हैं और हर जीत का भी विश्लेषण करते हैं। हम लोगों ने हार को जीत में परिवर्तित करने की कला में स्वयं को निष्णात बनाया है। अब मुझे बताइए विजय जी, आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी 206 सीटों से गिरी थी, 42 पर आके अटकी थी, और 42 से उठी तो 100 तक ही गई। तो सब पार्टी जो है कई बार आगे होती, कई बार पीछे होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पराजयों को पचाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कला में निष्णात बनाया है। और अगर जीत में कभी हारे हैं तो उस हार में हमारी कमी कहाँ रह गई, हम उसका आत्मावलोकन करते हैं। हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन अधिकारियों को दोष नहीं देते, हम जो है स्वयं जातिवाद करके और विकृत सांप्रदायिकता करके दूसरों को सांप्रदायिक नहीं कहते। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है इस संवैधानिक व्यवस्था में अडिग विश्वास है कि हम किसी जो है संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का दुष्कर्म नहीं रचते हैं। ओके भाटी जी, एंडिंग कमेंट्स। राहुल गांधी के रायबरेली में रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं? और वो शेर तो वो डिकोड कर देते भाटी जी। एंडिंग कमेंट से अब तो कर दो। अखिलेश यादव का मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दिक्कत नहीं, आप यही अभी धनकौरी जी का होते तो बिल्कुल आप भी डंके की चोट पे करते हैं कि
अखिलेश यादव का नहीं कर रहे। मैं आपको दोबारा पढ़ दूं, डिकोड करा दें कि बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। कोई शिकवा और गिला का समय मांगा, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। ये क्या है जो इतने करीब आकर भी ना मिला? क्या हो गया ऐश्वर्या जी? हाँ भाटी जी, एंडिंग मैं कमेंट्स। बोल तो रहा हूं, मेरी भी तो सुन लो। अरे आप ही की तो सुन रहा हूं पूरी डिबेट में। आज हुआ क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने दो बार मोहन भागवत जी से समय मांगा मिलने का। आपको बता दिया उन्होंने? मोहन भागवत जी ने समय नहीं दिया उन्होंने। और ये कमाल की बात है, से डोकेट। और ये कमाल की बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है। खबर है, आपको नहीं पता? अरे क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दर्शकों लिसन टू दिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समय मांगा 2 बार समय मांगा। सुनिए सुनिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने समय मांगा किनसे? संघ प्रमुख से। उन्होंने नहीं दिया। और ये कौन बता रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दिस इज अमेजिंग इंफॉर्मेशन। ये आपका अमेजिंग सोर्स है। कौन है आपका सोर्स? क्या बताने का चेष्टा करेंगे बताने की आप? भाटी जी प्लीज। सारे मीडिया में खबर है, पता नहीं आप अच्छा। कहां रहते हो। अरे हम तो यही रहते हैं, जहां बातें हो स्टूडियो में। खबर पूरे दिन खबर चलती रही। अच्छा, कि 10 बजे नहीं बता दो। ये वाला अमेजिंग चलती रही। 10 बजे मिलेंगे, 12 बजे विजय जी 2 बजे आपको भी इतना समय हो गया और एंड कर रहा हूं। और मिलने का समय नहीं दिया उन्होंने। सर वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे विजय जी, आप इसे 2-3 रो पीछे मैं भी बैठा था सर, सवाल पूछ रहा था। बहुत जूनियर हूं आपसे, लेकिन आपको सच में लगता है कि अगर बाबा को मोहन भागवत जी से मिलना होगा तो इस तरह की सिचुएशन जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होगा? सर विजय जी, एंडिंग कमेंट्स विजय जी। देखिए भाटी जी को ज़्यादा जानकारी रहती है, मुझे इतनी जानकारी संघ और बीजेपी के बारे में नहीं रहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि संघ प्रमुख और योगी जी को मिलना जब होगा तो वो मिल ही लेंगे। एब्सोल्युटली। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स 10 सेकंड्स। प्रेम जी। जी नहीं, मुझे लगता है कि आजकल भाटी जी भी गुरुदक्षिणा कर रहे हैं, इसलिए संघ के बारे में इनको बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। सॉलिड इंफॉर्मेशन आ रही है। श्रीमान भाटी जी, आप इसी तरह से गोपनीय गुरुदक्षिणा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, लेकिन माइक्रो एनालिसिस दोनों तरफ को करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं कल दोबारा शाम को 7 बजे। धन्यवाद। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से सिंपोलो टाइल्स एंड बाथवेयर, विमल बोलो जुबा केसरी। चल हो जा शुरू।